नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सक्सेस विद सागर पर। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इससे पहले वाले वीडियोज़ में आपने देखा कि किस प्रकार से भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। भारत के संविधान का निर्माण किसी एक निश्चित समय पर ना होकर एक बहुत लंबे इतिहास के बाद, एक बहुत लंबे समय के बाद क्रमिक विकास का परिणाम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1764 में बक्सर का युद्ध जब समाप्त हो गया, बक्सर का युद्ध जिसमें अंग्रेजी सेना का युद्ध हुआ था 3 संयुक्त सेनाओं से, जिसमें बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना से अंग्रेज़ी सेना का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया और उसके बाद हेक्टर मुनरो की सेना ने इन तीनों की सेनाओं को हरा दिया। बंगाल पर एक तरह से अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया और बक्सर के युद्ध के बाद सीधे रूप से यूँ कहें कि अंग्रेज़ों का भारत में सीधे रूप से शासन शुरू हो गया। हालांकि बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेज़ों ने भारत में अपने आप को शासनकर्ता के रूप में रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली उनका शासन चलता रहा और धीरे धीरे अंग्रेज भारत में एक बड़े हिस्से में शासन करने लगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में स्थापित हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में कोई भी सेंट्रल पावर ऐसी नहीं थी जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके, तो धीरे धीरे इन यूरोपीय शक्तियाँ का उदय शुरू हुआ। ये शक्तियाँ उभरने लगी और इनमें सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरी अंग्रेज़ों की शक्ति, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर एक तरह से कब्जा कर लिया और वो वहाँ शासन करने लगे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन प्रारंभ कर दिया तो ब्रिटेन की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने के लिए कुछ एक्ट बना के भेजे। यानी कि एक्ट ब्रिटेन में बनते थे, वहाँ की संसद में बनते थे और उन एक्ट के माध्यम से भारत में शासन किया जाता था और उन्हीं एक्ट के माध्यम से ब्रिटेन की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण रखती थी कि आप ऐसे ऐसे शासन करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहला जो एक्ट आया हुआ है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए, रेगुलेटिंग शब्द आपने एक वर्ड सुना होगा, रेगुलेटर। हम लोग घर में जब फ़ैन ऑन करते हैं तो एक डिवाइस यूज करते हैं, रेगुलेटर। रेगुलेट का मतलब होता है नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। आपने देखा होगा फ़ैन की स्पीड को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं किसकी सहायता से? रेगुलेटर की सहायता से। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेटर से बना है। रेगुलेटिंग का मतलब है नियंत्रित करने के लिए एक एक्ट आया। कहाँ से? ब्रिटेन से आया। किसको नियंत्रित करने के लिए? कंपनी को नियंत्रित करने के लिए। कंपनी का शासन इंडिया में शुरू हो गया था, लेकिन कंपनी भारत में शासन कैसे करेगी? कंपनी कौन कौन से काम करेगी ये कौन बताएगा? ब्रिटेन की सरकार बताएगी, ब्रिटेन की संसद बताएगी। तो इसी क्रम में सबसे पहला एक्ट जो पारित हुआ उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिएगा, जब ये एक्ट पारित होकर भारत में आया, लागू हुआ, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। इनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। इनका दूसरा नाम फ्रेडरिक नॉर्थ भी हुआ करता था। तो लॉर्ड नॉर्थ जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक सीक्रेट कमेटी बनाई, एक गुप्त समिति बनाई। मतलब समिति ऐसी जिसका कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि जो जनरली आपने देखा है बहुत सारी कमेटी बनती हैं तो उनके नाम इत्यादि हम सबको पता होता है, लेकिन यहाँ इन्होंने एक ऐसी कमेटी बनाई जिसका किसी को पता नहीं था। तो एक सीक्रेट कमेटी बनाई और उस कमेटी से कहा कि भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उस कमेटी की सिफारिश, उस सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर कौन सा एक्ट पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। उस कमेटी ने बताया कि आप ये करो और इसके द्वारा आप भारत में कंपनी के शासन को इंग्लैंड में बैठ कर नियंत्रित कर सकते हैं। तो तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, दूसरा नाम इनका फ्रेडरिक नॉर्थ, ने एक कमेटी बनाई जिसे हम गुप्त समिति कहते हैं, यानी कि सीक्रेट कमेटी कहते हैं। इस कमेटी की सिफारिश पर इस एक्ट को पारित किया गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम कर रही थी अपने विवेक के आधार पर, अपने आप काम कर रही थी। ब्रिटेन की सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल उस पर नहीं था। लेकिन 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद जब ब्रिटेन की सरकार को ये समझ में आ गया कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रॉपर तरीके से शुरू हो गया है, तो कंपनी के कार्यों को नियमित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए यह ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था। कौन सा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार का पहला कदम था।
ब्रिटिश सरकार का कदम था कि आप वहाँ शासन करो, लेकिन जैसे हम बताएं वैसे करो। भारत में कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को ब्रिटिश सरकार की मान्यता मिली। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन आप जानते हैं प्रशासन व्यवस्था होती है, और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली किसके द्वारा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई गई। यानी कि अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रह के काम कर रही थी, सारे फैसले इंडिया में रहने वाले अधिकारी लिया करते थे, लेकिन जब भारत में उनका शासन प्रारंभ हो गया बक्सर के युद्ध के बाद, तो इन्होंने क्या किया? पहला काम एक रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया, और इसके साथ साथ इंग्लैंड में 2 संस्थाएं बनाई। ब्रिटेन का पूरी दुनिया में राज था, केवल इंडिया में नहीं, बहुत सारे देशों में राज चलता था। तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को कौन देखेगा? ब्रिटेन में। तो इसके लिए उन्होंने 2 संस्थाएं ब्रिटेन में बना दी। कहाँ पे? इंग्लैंड में बना दी। पहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हिंदी में कहते हैं निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ध्यान रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। देखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है ना, निदेशक मंडल, आप जानते हैं निदेशक यानी कि जो कंपनी को कंट्रोल करता है, ये 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो मेंबर होते थे वो 4 वर्ष के लिए चुने जाते थे, और ये कौन होते थे? ब्रिटिश संसद के मेंबर होते थे। जैसे हमारे संसद के मेंबर होते हैं ना, सांसद, MP, ऐसे ही ब्रिटिश MP हुआ करते थे। यानी कि ब्रिटेन की सरकार में जो MP थे, उन्हीं MP में से कुछ MP इकट्ठे किए और उनको क्या बना दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, एक ग्रुप बना दिया कि आप लोग यहाँ बैठे बैठे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के कार्यों को नियंत्रित करेंगे। बीच बीच में आप जाइए, इंडिया देख के आइए, बाकी काम यहीं बैठे करिए। तो सबसे पहली संस्था जो बनाई गई काय के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए संस्था का नाम क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हिंदी में निदेशक मंडल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये कै वर्ष के लिए चुने जाते थे? 4 वर्ष के लिए। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो लोग होते थे वो कहाँ से होते थे? ब्रिटिश संसद के सदस्य हुआ करते थे, यानी कि ब्रिटेन के MP हुआ करते थे। जैसे हमारे यहाँ MP होते हैं, वैसे वहाँ भी MP होते हैं। इसके अलावा दूसरी संस्था बनाई स्वतंत्रधारी मंडल। देखिए, स्वतंत्रधारी मंडल का मतलब क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारे अंग्रेज व्यापारियों का पैसा भी लगा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण सरकार का था, ब्रिटेन की सरकार का नियंत्रण था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी में बहुत सारा पैसा अंग्रेज व्यापारियों का लगा हुआ था। तो उन व्यापारियों का भी एक ग्रुप बना दिया गया कि भाई कंपनी वहाँ पे व्यापार कर रही है, शासन कर रही है, तो भले ही शासन प्रक्रिया में व्यापारियों को कोई रुचि ना हो, लेकिन कंपनी के व्यापार में तो व्यापारियों की रुचि हो, क्योंकि उनका पैसा लगा हुआ है। तो एक संगठन, एक संस्था किसकी बना दी? उन व्यापारियों की जिनका उस कंपनी में क्या था? शेयर था। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी कि शेयर धारकों का। तो पहला काम क्या किया गया कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया? 2 संस्थाएं बनाई रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और दोनों संस्थाएं कहाँ बनाई? इंग्लैंड में। पहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कौन होता था? ब्रिटिश संसद के MP हुआ करते थे, जिनका चुनाव 4 वर्ष के लिए हुआ करता था। और दूसरी संस्था कौन सी बनाई? स्वतंत्रधारी मंडल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, अर्थात शेयर धारकों का भी एक समूह बनाया कि भाई आपका पैसा लगाया तो आपकी बात भी सुनी जाएगी कि आप किस तरह से चाहते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी को मैनेज करते थे, कंपनी के प्रशासन के कार्यों को मैनेज करते थे, राजनीतिक कार्यों को मैनेज करते थे, और स्वतंत्रधारी मंडल कंपनी के व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते थे। तो 2 संस्थाएं यहाँ बन गई। आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के प्रशासनिक, राजस्व और नागरिक मामले। अब देखिएगा, 2 संस्थाएं बन चुकी हैं। 2 संस्थाएं इंग्लैंड में बना दी हैं। किसने? इस एक्ट ने, रेगुलेटिंग एक्ट ने। पहली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, दूसरी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। इसमें से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, इनकी जिम्मेदारी क्या थी कि ये कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करेंगे, उसकी देखरेख करेंगे, और कंपनी के सभी कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में पेश करेंगे। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम था कि कंपनी के पूरे साल के लेखा जोखा की रिपोर्ट ब्रिटेन की सरकार के सामने संसद में पेश करनी है। तो वही लिखा हुआ है, निदेशक मंडल ऑब्लिक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी के प्रशासनिक, है ना, प्रशासन कैसा चल रहा है, राजस्व कितना टैक्स इकट्ठा किया गया है, और नागरिक मामलों की जानकारी ब्रिटिश संसद को देना आवश्यक हो गया। यानी कि कंपनी वहाँ जो काम कर रही है उसका कंट्रोल करेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और कंपनी के लेखा जोखा,
कंपनी के अकाउंट्स, कंपनी के प्रशासनिक मामले के कौन कौन से प्रशासन कैसे आप चला रहे हैं वहाँ पे, नागरिक मामले, इन सब की जानकारी ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कैसे दिया करते थे, ब्रिटेन की संसद को देना अनिवार्य था। अगला, इस एक्ट ने एक काम और किया, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा रिश्वत व उपहार लेने पर रोक लगा दी। इंपॉर्टेंट लाइन है, टिक कर लीजिएगा। कई बार लोअर पीसीएस परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। देखिएगा होता क्या था, इस एक्ट ने ये किस चीज़ को रोका, जो कंपनी के कर्मचारी थे। तो कंपनी व्यापार कर रही है, उसके साथ साथ उस साइड में अपना व्यापार भी चलाया करते थे। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो कंपनी से आपको सैलरी मिलेगी, आपने साइड में वही व्यापार और शुरू कर दिया अपना, तो सैलरी तो आप कंपनी से लेंगे, लेकिन ध्यान किस पे देंगे, अपने व्यापार पे देंगे। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर काय पर रोक लगा दी, निजी व्यापार पर, कि आप अपना निजी व्यापार नहीं करेंगे। साथ ही साथ भारतीय लोगों से ना तो रिश्वत लेंगे और ना ही कोई उपहार लेंगे, क्योंकि उपहार भी एक तरह से क्या है, रिश्वत है। तो ये काम इस एक्ट के द्वारा हुआ, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अंग्रेज जब भारत में आए थे तो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। यहाँ समझिएगा, प्रेसिडेंसी का मतलब है एरिया। ये नीचे का बांग्लादेश है, लेकिन उस समय ये भारत में ही था। ये पूरा बंगाल था, यहाँ से यहाँ तक ये बंगाल था। नीचे का एरिया आप देखते हैं, ये मद्रास था। और ये एरिया देखते हैं आप, जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों मिक्स कर दिए जाएंगे, ये दोनों मिला के आप देखेंगे बम्बई। ये 3 प्रेसिडेंसियाँ थी अंग्रेज़ों की। पहली प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी, सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। दूसरी बम्बई प्रेसिडेंसी और तीसरी मद्रास प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी का मतलब है अंग्रेज़ों के क्षेत्र जहाँ पे शासन कार्य चलता था और व्यापार आदि चलता था। तो देखिएगा, पहला इस एक्ट ने सबसे पहला काम क्या किया कि 1773 के एक्ट से पहले बम्बई अलग था, इसका मद्रास से कोई मतलब नहीं था बम्बई प्रेसिडेंसी का, और ना ही बंगाल प्रेसिडेंसी से कोई मतलब था, ना ही मद्रास का बंगाल से मतलब था कोई, और ना बम्बई से। एक गवर्नर यहाँ बैठता था, बंगाल का गवर्नर, और एक गवर्नर यहाँ बैठता था, और तीसरा गवर्नर यहाँ बैठता था, जो अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के सभी कार्यों को देखते थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से तीनों अलग अलग थे, इन तीनों का आपस में कोई मतलब नहीं था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, बम्बई और मद्रास दोनों को किसके अंडर में कर दिया, बंगाल के अंडर में कर दिया। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले ये तीनों प्रेसिडेंसियाँ अलग थीं, इनका तीनों में आपस में कोई कनेक्शन नहीं था, और इन तीनों के गवर्नर भी अलग अलग थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या किया, बम्बई और मद्रास को बंगाल के अंडर में कर दिया। यानी कि केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ हो गया। कि अब प्रशासन कहाँ से चलेगा, एक सेंट्रल लोकेशन से चलेगा। पहले प्रशासन बंगाल का अलग, मद्रास का अलग, बम्बई का अलग, लेकिन इस एक्ट ने इन दोनों को इसके अंडर में कर दिया। तो बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। जबकि इससे पहले एक दूसरे से क्या थे, ये दोनों पहले आजाद थे, जैसा कि मैंने बताया। तो इस प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में केंद्रीय प्रशासन का आरंभ किस एक्ट के द्वारा हुआ, क्योंकि पहला प्रशासन यहाँ का अलग, मद्रास का अलग, बंगाल का अलग, लेकिन प्रशासन अब कहाँ से कंट्रोल होगा, बंगाल से। तो क्या कहेंगे इसको, केंद्रीय प्रशासन। तो केंद्रीय प्रशासन का प्रारंभ हो गया, क्यों, क्योंकि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अब दूसरा काम, अभी तक बम्बई का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर था और बंगाल का गवर्नर था। इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या कहा जाने लगा, यानी कि नाम चेंज कर दिया इसकी, क्योंकि ये बड़ा हो गया, इन दोनों से सीनियर हो गया, क्योंकि ये दोनों इसके अंडर में आ गए। तो बंगाल का गवर्नर बदल के नाम क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहला बंदा कौन बना, वॉरेन हेस्टिंग। पूछा गया प्रश्न है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना। अब तक तो वॉरेन हेस्टिंग केवल गवर्नर थे, लेकिन जैसे ही ये एक्ट लागू हुआ तो वॉरेन हेस्टिंग कौन बन गए, गवर्नर जनरल, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ सरकार का हेड कौन होता है, राष्ट्रपति।
अगर मैं और भाषा में कहूँ, संवैधानिक भाषा में, तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को या राज्य में कौन होता है? राज्यपाल। मैं आपको बता चुका हूँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका वाले वीडियो में। नहीं देखा है तो आप वीडियो नंबर 2 देख लें, क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ केंद्र में कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है, राज्य में राज्यपाल होता है, तो केंद्र में राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए सारे मंत्री होते नहीं होते हैं, और इन मंत्रियों का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह से गवर्नर जनरल को शासन के कार्यों में सहायता के लिए, गवर्नर जनरल को शासन के कार्यों में सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति या 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई कि भाई ये 4 बंदे और हैं, ये आपको शासन के कार्यों में सपोर्ट करेंगे, ये आपको बताएंगे। ठीक है। अगला पॉइंट, एक और इम्पोर्टेंट बहुत कॉमन प्रश्न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में 1774 में एक्ट 73 में लागू हुआ है। इस एक्ट के आधार पर, इसी एक्ट के आधार पर 1 साल बाद यानी कि 1774 में कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के आधार पर की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाह इम्पे। इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो कि 1774 में की गई है रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर, इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजाह इम्पे। साथ में 3 अन्य न्यायाधीश और थे जिनके नाम थे चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइट। ये 3 नाम बहुत कम पूछे जाते हैं, एलिजाह इम्पे पूछा जाता है। तो ये सारे प्रावधान थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के। सबसे पहला काम, प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने एक कमेटी बनाई। कमेटी कैसी थी? सीक्रेट। उसने सिफारिश दी, उसके आधार पर यह एक्ट ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ। पारित होने के बाद इंडिया में लागू हुआ। इस एक्ट के द्वारा सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली कि ठीक है, अब आपके ऊपर कंट्रोल किसका? ब्रिटेन की संसद का है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कामों को कंट्रोल करने के लिए 2 संगठन बने हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, जिसके सारे मेंबर ब्रिटिश संसद के MP हैं। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा होती है वैसे वहाँ भी होती है, चर्चा करेंगे वहाँ नाम क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ऐसे करके बात करते हैं। और ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के मेंबर 4 साल के लिए चुने जाते थे। दूसरा जो संगठन बनाया, स्वतंत्रधारी मंडल, इसमें वो सारे व्यापारी थे जिनका शेयर था कंपनी में। इसके अलावा निदेशक मंडल कंपनी के सभी कामों की जानकारी दिया करते थे किसको? संसद को। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, रिश्वत लेने, उपहार लेने पर रोक लगा दी। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर में कर दिया गया। केंद्रीय प्रशासन की नींव डाल दी गई। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल बने बंगाल के। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 मेंबर की कमेटी दे दी गई कि आप गवर्नर की सहायता करेंगे शासन के कार्यों में, और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से मैं समझता हूँ अब किसी भी स्तर की परीक्षा में आपका कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। हालांकि एक चैप्टर खत्म होने के बाद मैं बहुत सारे प्रश्न आपको कराऊंगा, और प्रश्न हर लेवल के होंगे, 1 लाइनर भी होंगे और कथन कारक भी होंगे। तो जुड़े रहिए आप। जो भी सब्जेक्ट मैं यहाँ पढ़ाऊँगा उसमें कहीं भी कोई कोताही नहीं होगी, बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।